देखिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट टर्म एकदम सिंपली इसके बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं क्या कि फ्रीजिंग का सिंपल मतलब है कि चीज़ों को हम ठंडा कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे होंगे हम लोग, टेम्परेचर को कम कर रहे होंगे, यस और नो। जब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो चैप्टर क्या पढ़े हम, सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड स्टेट। अगर आप किसी लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं मतलब उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस और नो। तो मैटर का 3 स्टेट हम लोग जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम लोग बात करेंगे क्या कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है तो गैस का, उससे कम किसका होता है लिक्विड का, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। समझ में आ रही है मेरी बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफिनेशन हम लोग जानते हैं जनरली वो ये है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। नहीं, जब लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन फिर से वही बात है कि ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमको वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है। ठीक, तो याद है बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़े थे हम लोग कि जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि वेपर प्रेशर 1 के बराबर हो जाए क्या, तो वहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिक्विड के वेपर प्रेशर को रिलेट करेंगे हम लोग किससे, सॉलिड के वेपर प्रेशर से, यस और नो। तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि द टेम्परेचर एट विच, है ना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of liquid is equal to the vapor pressure of solid। क्या बोलते हो, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या अब तुमको ये बात समझ में आ रहा है ना कि जब लिक्विड से बनेगा सॉलिड तो वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, यस और नो। टेम्परेचर घट रहा है, वेपर प्रेशर घटेगा। हम लोग पढ़े भी हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, यस और नो। ये भी बात दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमारे टेम्परेचर घटा रहे हैं, लिक्विड से बन रहा है सॉलिड, तो कॉमन से बात है वेपर प्रेशर रिड्यूस ही होना है। तो रिड्यूस होकर कहाँ तक जाएगा, तो लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बनेगा, सॉलिड से कुछ और बन सकता है क्या, नहीं। तो सबसे मिनिमम जो वेपर प्रेशर किसी का हो सकता है वो किसका हो सकता है, सॉलिड का। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को, 0 किसी का प्रेशर नहीं हो सकता है। ऐसा कोई बात हम लोग कहें कि कोई सब्सटेंस है वो 0 प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये कह सकते कि सबसे कम किसका है, तो सॉलिड का। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ डिफाइन किया हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। तो जनरली सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो ऑन दैट केस उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ना बढ़ता है ना घटता है। जब उसका स्टेट चेंज होगा तो चेंज होगा। ठीक है। वो गड्ढा में रखा दूर है सर, वो गार्ड साहब बोले कि है उसमें, वो देखना पड़ेगा अथी में गड्ढा में क्या है, बाहर में नहीं है अथी बना हुआ जहाँ पे स्टेज बन रहा है। भेजिए जो भी होगा, जो भी है उसी में हम भेज देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको ग्राफ से समझने का प्रयास करें, देखो क्या है, हम इस जगह पे ऑरिजिन से थोड़ा सा ऊपर किसी सॉलिड का हम वेपर प्रेशर को यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है और टेम्परेचर लेट वी कंसीडर इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ अगर सॉलिड का वेपर प्रेशर हम लोग एज्यूम किए हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर होगा इससे कहीं ना कहीं। बोलो, हम मान लेते हैं कि लिक्विड का वेपर प्रेशर इस पोजीशन पे, लेट वी कंसीडर। ठीक, तो अगर लिक्विड से बनेगा सॉलिड तो वेपर प्रेशर नीचे की ओर आएगा ना। देखो ये नीचे की ओर आना पड़ेगा इसको, जब वेपर प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर नीचे की ओर घटेगा।
लिक्विड है, लिक्विड से बनेगा सॉलिड, तो ऊपर की ओर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो नीचे की ओर, तो कॉमन सी बात है, जब ये नीचे की ओर आएगा तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर घटना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ आएगा ऐसे, बोलो इधर की ओर ना, ऑरिजिन की तरफ आएगा ना, जब ऑरिजिन की तरफ आएगा टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर घटेगा। अब देखो कोई लिक्विड है, उसका धीरे धीरे क्या हुआ, वेपर प्रेशर घटना शुरू हुआ, घटते 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 उसका वेपर प्रेशर जो है सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। हम ये मान लेते हैं कि ये इस जगह पे हमारा प्योर लिक्विड है, क्या है, प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को मान लेते हैं T0 F, सॉरी प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को मान लेते हैं T0 F, F फॉर फ्रीजिंग, T फॉर टेम्परेचर, नॉट फॉर प्योर, ठीक, T0 F। तो यहां पर जैसे ही इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आया, हम लोग यहां टेम्परेचर को देख लिए, कंसीडर कर लिए, तो वही टेम्परेचर क्या कहलाया हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझ लिए हो ना। तो यहां पे हम लोग को एक ही टर्म और पढ़ना है, वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब आप जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमको इसको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इसको अच्छे से समझना, मतलब है इजी ही लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है इजी लेकिन थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग। फिर वही बात करते हैं कि दो कंटेनर हम लोग बनाते हैं, एक कंटेनर है जिसमें ले लिए प्योर लिक्विड, ठीक, और दूसरा कंटेनर है जिसमें ले लिए हम लोग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिए हैं तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मिलाया क्या है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बोलो प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को T0 F और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग TF एज्यूम कर लेते हैं। कर लिए। हमको ये समझना है कि यहां जो लोग फ्रीजिंग पॉइंट T0 F माने हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से इस T0 F में कितना से डिफरेंस आ गया, मतलब कितना से कम गया, बढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ। ठीक, कम कन्फर्म में बढ़ेगा या कमेगा तो जरूर, तो कितना से बढ़ गया या कितना से घट गया, ठीक है। तो हम क्या काम किए, यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, समझिएगा। अब बस थोड़ा सा इमेजिन करो कि एक हम लोग पानी का बॉटल लिए और एक और बॉटल लिए, जिसमें पानी में हम लोग चीनी को डिजोल्व किए हुए हैं। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन का कि पानी वाला? सिर्फ सॉल्यूशन, इसमें चीनी हम लोग डिजोल्व किए। क्यों हुआ उसका डेंसिटी ज्यादा? कि जो पानी जो पहले से था, जब चीनी को मिलाया तो जो भी उसका इंटरस्टिशियल साइट्स था उसमें जाकर वो एक्युमुलेट हो गया, तो वहां चीनी के जाने की वजह से पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो कमना शुरू हो गया। बोलो बोलो। और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस घटेगा, जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस घटेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। पार्टिकल एक दूसरे के जितना नजदीक आएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब समझिएगा, हमको करना क्या है, फ्रीज, टेम्परेचर कम करना है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हमारा सवाल ये है कि जब इस दोनों को अगर हम लोग दोनों बीकर को, दोनों कंटेनर को का टेम्परेचर हम लोग रिड्यूस करना शुरू किए एक साथ, ठीक, दोनों के लिए जाकर रख दिए फ्रीजर में, ठीक। हम ये पूछ रहे हैं कि पहले कौन जमेगा, सॉल्यूशन के प्योर लिक्विड? पहले कौन जमेगा? तो जमने का सेंस आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर कोई लिक्विड अगर जम रहा है मतलब उसका टेम्परेचर को कम कर दिया, हम रिड्यूस कर दिए, तो जमने का सेंस क्या है कि पार्टिकल नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है? नजदीक आ रहा है। अब समझिएगा, अगर इतना समझ में आ रहा है तो ये इसका आंसर आप लोग को मिल जाना चाहिए। पार्टिकल नजदीक आ रहा है, बोलो। जब पार्टिकल नजदीक आ रहा है तो पहले ये जमेगा कि ये जमेगा? क्यों? क्योंकि यहां पहले से ही पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। ये सर नो, जब पार्टिकल का डिस्टेंस पहले से ही बहुत कम है तो थोड़ा सा टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, अब वो सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ सट जाएगा, जम गया। लेकिन क्योंकि इसके पार्टिकल का डिस्टेंस इससे ज्यादा था तो इसको और टेम्परेचर को तुमको रिड्यूस करना होगा,
ताकि पार्टिकल और पास आए और पास आए, और तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो पार्टिकल आकर के एक दूसरे के साथ सट नहीं जाए, क्या चिपक ना जाए। और चिपक गया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। बोलो तो किसका टेम्परेचर ज्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का कि प्योर लिक्विड का? अब देखो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बोलना किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कि प्योर लिक्विड का? किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ ये देखना है कि किसके बहुत कम टेम्परेचर करना पड़ा ताकि वो जमा, मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ा, जितना टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? जितना कम टेम्परेचर दोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। तो इसको हम जमाना शुरू किए, थोड़ा सा टेम्परेचर में जम गया, लेकिन टेम्परेचर को और रिड्यूस करना पड़ा तब जाके ये जमा। तो जितना टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे उसकी फ्रीजिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि T0F की वैल्यू जो होगी वो हमेशा TF के ज्यादा, क्या? यस और नो? देखो क्या हुआ, हम लोग चैप्टर के टॉपिक पे इस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं हम लोग तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? वेरी गुड, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। बढ़ जाता अगर तो सोल्यूशन का और रिड्यूस करना पड़ता है, ये सर नो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। इसीलिए नाम है डिप्रेशन। जब तुम डिप्रेशन में रहते हो दिमाग कम काम करता है कि बेसी? कम। तो डिप्रेस हो गया है मतलब कम हो गया है, समझ में आया? डिप्रेस का सिंपल मीनिंग है कम हो जाना। किसमें? फ्रीजिंग पॉइंट में। काहे भाई? जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किए तब। इसका मतलब कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा। तो सॉल्यूशन का कम हो गया, डिप्रेस कर गया, इसलिए इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगर इस टॉपिक को अब हम लोग अगर थोड़ा सा डिफाइन करें प्रॉपर वे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। इसको हम सबसे पहले डेल्टा TF से करते हैं डिनोट। कौन चीज से? डेल्टा TF से। ठीक है, तो हमको डेल्टा TF यानी कि ये पता करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट गया। तो कैसे निकालोगे? जिसका ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसका कम है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यस और नो? अगर हम लोग डेल्टा TF, देखो यहाँ पे क्या करना है, जब डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग को डिफरेंस लेना है तो ज्यादा वाले फ्रीजिंग पॉइंट वाले में से कम फ्रीजिंग पॉइंट वाले को माइनस कर देते हैं। क्या बोलते हो? तो क्या कह सकते हैं? द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हो? द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड and the freezing point of solution is called delta TF, that is depression in freezing point. अब depression in freezing point क्या है? qualitative properties है। अब qualitative properties है तो कॉमन सी बात है, it must be depend upon maybe normality, maybe molality, maybe mole fraction। तो जिसको elevation in boiling point याद है ना, उसको बहुत विशेष से समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो फिर से आएंगे बेचारे रॉल्स साहब ही, फिर से आएंगे यही रॉल्स लॉ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम है जो है आपका, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होना एकदम सेम है, वही है, बिल्कुल एकदम हूबहू वही है, बस थोड़ा का डिफरेंस है। वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फर्क इतना ही है। तो रॉल्स साहब कहे क्या कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या वहां पर क्या फर्क था? वहां डेल्टा T भी था, यहाँ डेल्टा TF है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे
एक इक्वल साइन आएगा तो एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हो बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होगा? जो हम लोग पढ़े हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम यूनिट होना है, क्योंकि यहां भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ही है, वहां भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ही था, तो केल्विन ही आएगा। इसका केजी पर मोल, फिर से क्या आना है? केल्विन केजी पर मोल, वहां लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। यूनिट ऑफ अगर केप की बात करेंगे अगर हम लोग यूनिट ऑफ केप, तो क्या आएगा फिर से? केल्विन केजी पर मोल। क्या अब देखो यहाँ पे रॉल्स लॉ के लिए जो हम लोग को एक्सप्रेस करना है एक्चुअली, तब यहाँ पे बचा क्या? मोलालिटी को ही एक्सप्रेस करने का। मोलालिटी को एक्सप्रेस फिर से वहाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को करके दिखाए हुए हैं, तो फिर से यहाँ रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोलालिटी बराबर हमारा आया था ए बाई फार्मूला मास, बोलो ए क्या है हमारा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपन फार्मूला मास इनटू 1000 अपॉन बी। बोलो आया था कि नहीं आया था? आया था। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, तो हम लोग फाइनली फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू केफ इंटू ए बाई फार्मूला मास गुने 1000 बटा बी। क्या बोलते हो? अब डेल्टा टी एफ है तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। कर सकते हो ना इसको? टी नॉट एफ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बाकी के एफ कॉन्स्टेंट टर्म है, के एफ का वैल्यू आपको जनरली देगा क्वेश्चन में, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो हमेशा 100, नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो हमेशा 0। क्या बोलते हो? अगर क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन नोमेरिकल्स दिए हुए उसमें कहीं भी एक भी जगह जो है मान लो वाटर बोला कि एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहां खुद से मान लेना है 0 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन का निकालने के लिए कहेगा या सोल्यूशन का क्वेश्चन में आपको देगा। तो इस तरीके से तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा खत्म हो गया। बात रहा प्रूविंग का, तो प्रूविंग में सेम है एकदम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बस वहां डेल्टा टी भी था तो यहाँ डेल्टा टी भी यूज करेंगे, बस फर्क इतना ही और कुछ भी नहीं, ठीक है। तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों का खत्म हो गया। फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।